संगठन से आज विषय पर बातचीत करने के लिए इसकी शुरुआत कर देते हैं। मुझे विषय बहुत ही जटिल है, दिखने में बड़ा सरल है, बहुत ही जटिल है और इसके बहुत सारे आयाम हैं। मैं अपनी दृष्टि से सृजन या सृजनात्मकता को लेकर ही कुछ बातें कहूँगा। सामान्यतः हम जब सृजन की बात करते हैं, खासतौर से हम कलाकार, साहित्यकार, रचनाकार इन कर्मों में लगे हुए लोग, तो उसका सीधा संदर्भ हमारी कविता, कहानी, नाटक, चित्रकला इत्यादि कलाओं से होता है। तो निश्चय ही सृजन है और बड़ा महत्वपूर्ण सृजन है, पर मैं सृजन को थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि सृजन मनुष्य की उसी तरह मूल प्रवृत्ति है जिस तरह उस मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से काम भाव उसकी मूल प्रवृत्ति है, कुछ दार्शनिकों उपचारकों की दृष्टि से अर्थ उसकी मूल प्रवृत्ति है, जिसमें मैं दोनों ही प्रकार के आर्थिक अर्थशास्त्रियों को शामिल करता हूँ। समाजवादी हो या फिर पूंजीवादी हो, तो वो अर्थ ही को महत्वपूर्ण मानते होते हैं। उनका महत्व है, दोनों ही चीज़ों का अपना अपना महत्व है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति कही जा सकती है? यानी वो मूल प्रवृत्ति जो निरंतर मनुष्य को आगे बढ़ाती है, जो मनुष्य के रूप में उसको आगे बढ़ाती है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक सृजनात्मकता नामक ये जो तत्व है, ये जीवन की ही मूल प्रवृत्ति है और जब वो मनुष्य के रूप में जीवन रूपांतरित होता है तो ये प्रवृत्ति अधिक चेतन स्तर पे काम करने लगती है। अन्यथा तो बहुत से दार्शनिकों का ये मानना है कि जीवन के जितने भी रूप हैं, लघुतम रूप भी अगर जीवन का है तो उसमें भी एक सकारात्मकता रहती है। वो चाहे रिपीटेटिव हो जाती है तो आगे उसका विकास नहीं हो पाता है। और मनुष्य में तो कि एक चेतन नामक तत्व, चेतना नामक तत्व जीवन के मनुष्य में रूपांतरित होते ही एक गुणात्मक परिवर्तन होता है और उसमें एक चेतना नामक तत्व जुड़ जाता है जो आत्मचेतन होकर के सोचने लगता है। और ये जो आत्मचेतन होकर सोचना है, ये उसको एक उत्तरदायी व्यक्ति बनाता है, क्योंकि यदि वो स्वयं निर्णय ले रहा है कि उसे क्या करना है, तो क्या वो प्राकृतिक चयन के भरोसे नहीं है। देखिए ये बड़ा फर्क है कि आप अगर जीवन को जैसे माना जाता है कि जीवन का विकास का सिद्धांत मानता है तो उसका विकास धीमे धीमे प्राकृतिक चयन के आधार पर होता रहा है। लेकिन निर्णय जीवन के रूप से रूप करते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन मनुष्य के रूप में जब जीवन अवतरित होता है, जिसको डिसेंट ऑफ मैन कहते हैं, जब वो अवतरित होता है तो उसके अवतरित होने के साथ ही उसमें एक ऐसा तत्व जुड़ जाता है, उसको हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं, कि उसमें चेतना नामक तत्व, जिसमें विचार करने की क्षमता भी शामिल है और अनुभूति, केंद्रिक अनुभव नहीं, अनुभूति की क्षमता भी शामिल है। केंद्रिक अनुभव और अनुभूति में थोड़ा सा फर्क करता हूँ, तो इसलिए मैं अनुभूति शब्द का इस्तेमाल अधिक करता हूँ बजाय अनुभव शब्द। अनुभव केंद्रिक भी होते ही है। तो और जब आप अनुभूति कहते हैं तो उसमें केंद्रिक अनुभव के साथ में मन नामक एक नया तत्व जुड़ जाता है जो चेतना का ये रूप है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं जब ये धीमे धीमे मनुष्य के रूप में जीवन आया तो एक नया तत्व उसमें जुड़ा और उसने एक तरह से सृजन की एक प्रक्रिया थी, उसको एक आत्मचेतन प्रक्रिया भी बना दी। इससे पहले भी सृजन है लेकिन वो रिपीटेटिव इसलिए हो जाता है कि उसमें चेतना नहीं करते, आगे विकसित नहीं हो पाता। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये मूल प्रवृत्ति मनुष्य का जीवन मात्र में है और मनुष्य के रूप में जब वो अवतरित होता है तो और अधिक विकसित रूप के अंदर हमारे सामने आता है। इसलिए जिसे हम संस्कृति कहते हैं,
और सृजन जो है वो मूलतः हर सृजन एक प्रकार का आत्मसृजन होता है। आत्म का मतलब व्यक्ति इतना समझिए, तो जो मानवीय आत्म जिसे हम कहते हैं, मानवता सामान्य भाषा में शब्द कहते हैं, उसका सृजन होता है। और इसका तात्पर्य उसी के एक नए रूप का आविष्कार, अपनी ही चेतना के एक नए रूप का आविष्कार उसके माध्यम से मनुष्य कर रहा होता है। और जितना आविष्कार होता है किसी भी क्षेत्र में, जैसे विचार के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, दर्शन कला, किसी के भी क्षेत्र में हो, जब भी एक नया आविष्कार उसमें होता है तो वो मनुष्य की चेतना का एक नया रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उसके नए आयाम को उद्घाटित करता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये प्रत्येक सृजन संस्कृति है, और संस्कृति मूलतः मानवता का आत्मसृजन है। जब हम सृजन और आत्मसृजन की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि संस्कृति को एक बहुत ही स्थिर जड़ वस्तु की तरह हम उसका इस्तेमाल करने लगे। हम जब कहते हैं हमारी संस्कृति है और हम ऐसा ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, तो इसका तात्पर्य होता है कि हमने संस्कृति को एक जड़ वस्तु बनाया, जबकि संस्कृति अपनी प्रक्रिया में निरंतर एक डायनेमिक, एक गत्यात्मक, गतिशील प्रवृत्ति है। वो निरंतर अपने को खोजती है, यानी मानवता को खोजती है, मानवता के नए रूपों को खोजती है, मनुष्य की चेतना के नए आयामों को खोजती है। इसलिए हम उसको जड़ नहीं कह सकते। वो निरंतर, संस्कृति शब्द हमारे संस्कार से बना है, इसका तात्पर्य होता है निरंतर अपना नया संस्कार करती जाती है। तो मनुष्य ने जिस संस्कृति का निर्माण किया है वो मूलतः मनुष्य की चेतना का, उसका निरंतर आगे बढ़ते जाना है, उसकी चेतना का निरंतर विस्तार है। और इस विस्तार की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण सृजन मनुष्य ने किया है, जो मुझे लगता है कि इससे सबसे महत्वपूर्ण सृजन शायद वही है, तो बाकी सारी जो सृजन की विधाएं हैं वो कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रही होती है, वो है मूल्यों का सृजन, जिसे हम सामान्य मानव मूल्य कहते हैं। मनुष्य का जीवन जब शुरू हुआ तो मूल्य नहीं थे, इसीलिए बहुत सारे जो दार्शनिक है, समाजशास्त्री है, समाज वैज्ञानिक है, वे ये मानते हैं कि मनुष्य मूलतः मूल्य सृष्टा है। वो मूल्यों का सृजन करता है, मूल्यों का निर्माण करता है, और इतिहास की सारी प्रक्रिया में, सांस्कृतिक इतिहास की सारी प्रक्रिया में इन्हीं मूल्यों का नित्य नया रूप हमारे सामने आता जा रहा है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि एरिक फ्रॉम एक बड़े प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक हैं और काफ़ी रिसर्च करने के बाद में उनको न्यू फ्रॉइडियन भी कहा जाता है। फ्रायड की कुछ बातों को स्वीकार करते हैं, मार्क्स की कुछ बातों को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन इन सबको स्वीकार करके वो एक अपना एक नया सिद्धांत भी प्रतिपादित करते हैं, जो सृजन का, ये क्रिएटिविटी का सिद्धांत है। और उसमें वो ये कहते हैं कि बहुत सी ऐसे मूल्य हैं जो मनुष्य के का जब विकास शुरू हुआ तब नहीं था, जब जीवन मनुष्य के रूप में आया तब वो नहीं थे, लेकिन इस विकास की प्रक्रिया में धीमे धीमे मनुष्य ने इन मूल्यों को इस तरीके से अपनाया, सृजा और सृजन करने के बाद इस तरीके से उनको अपनाया कि वे उसके जो प्राथमिक आवेग हैं, जिसको यौन इत्यादि हम कहते हैं, उसके जो प्राथमिक आवेग है उससे भी अधिक शक्तिशाली उसके जो उसके अस्तित्व के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके संस्कृति के लिए, उससे भी अधिक शक्तिशाली ये मूल्य हो गए। और कुछ मूल्यों का नाम जो लेते हैं, जैसे जस्टिस, जैसे प्रेम, जैसे स्वतंत्रता, तो कहते हैं मनुष्य इन मूल्यों के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। यानी ऐसा इतिहास में अक्सर देखा है हमने, इन मूल्यों को की प्रतिष्ठा के लिए, इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, इनको एक व्यवहारिक रूप देने के लिए मनुष्य अपने जीवन का त्याग भी कर सकता है। तो मूल्य का तात्पर्य यही है कि वह अवधारणा, वह बोध, वह विचार, वह प्रत्यय जिसके लिए मनुष्य अपना प्राणोत्सर्ग करने के लिए भी प्रस्तुत स्वेच्छापूर्वक हो जाए, वो उसके लिए मूल्य है। तो ये इसलिए वो कहते हैं कि ये ऐसा ऐसे मूल्य, और इतिहास में आप देखेंगे कितने इनके उदाहरण भरे पड़े होंगे अगर इतिहास में हम जाएं तो, शुरू से इतिहास तक, कि कब कब मनुष्य ने लगातार, चाहे उसको उसका दमन किया जाता रहा हो, चाहे उसकी अवहेलना की जाती रही हो, उसके विकृत रूप भी हमारे सामने लाए जाते रहे हों, पर उसके बावजूद मनुष्य ने लगातार इन मूल्यों के लिए संघर्ष किया।
और इन मूल्यों के लिए अपना प्राण उत्सर्ग करने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि इन मूल्यों की और इन मूल्यों के नए नए रूप सृजित होते हैं। खतरा इसमें ये रहता है कि इन मूल्यों को हम कई दफा कोई विकृत रूप में प्रस्तुत करते भी बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं यही है। जैसे स्वतंत्रता को आप एक संकीर्ण राष्ट्रवाद में परिवर्तित करते हैं, जैसे बंधुत्व को आप जातिगत बंधुत्व में परिवर्तित करते हैं या संप्रदायगत बंधुत्व में परिवर्तित करते हैं, और ये माना कि देखिए बंधुत्व के उदाहरण है। तो ये सभी प्रकार की चीजें हैं, वो उस मूल्य को एक विकृत रूप में प्रस्तुत करना होता है। जबकि वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर वो मूल्य है, अगर बंधुत्व मूल्य है तो पूरी दुनिया बंधु है। अगर स्वतंत्रता मूल्य है तो वो पूरी दुनिया की स्वतंत्रता है, तो इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका की स्वतंत्रता नहीं, व्यक्ति मात्र की स्वतंत्रता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रेम अगर मूल्य है तो केवल स्त्री पुरुष का प्रेम ही नहीं है। प्रेम एक मूल्य, इसका मतलब जीवन मात्र के प्रति प्रेम, केवल मनुष्य के प्रति ही नहीं, जीवन मात्र के प्रति प्रेम ही प्रेम का वास्तव। तो अगर आप जीवन से प्रेम नहीं करते तो आप मनुष्य से भी प्रेम नहीं कर सकते। फिर आप बहुत सीमित अर्थ में एक मनुष्य से कर रहे होंगे, दूसरे से नहीं कर रहे। लेकिन वास्तव में अगर आप जीवन मात्र से प्रेम करते हैं तो फिर जो कुछ हमारे सामने है वो सबसे प्रेम करते हैं। तो ये जो चीज है, और मनोविज्ञान भी ये मानता है आजकल कि मनुष्य की प्रकृति का कोई स्थिर प्रत्यय नहीं है। जैसा हम समझते हैं यही मनुष्य की प्रकृति है, ऐसा नहीं है। उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और उसका नया विकास भी। डॉक्टर नशे ने बहुत अच्छा लिखा है, विस्तार से लिखा है कि किस तरीके। और मजे की बात यह है कि मनुष्य की प्रकृति का कोई स्थिर प्रत्यय नहीं है और उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं, उसका नया सृजन होता रहता है। इस बात को एक तरफ डॉक्टर नशे जैसा प्रत्यक्षवादी दार्शनिक कहता है, पॉजिटिव दार्शनिक माने जाते हैं वो, और दूसरी ओर श्री अरविंद जैसा आध्यात्मिक दार्शनिक वो भी कहता है मनुष्य की प्रकृति स्थिर है, उसमें परिवर्तन होते हैं, उसमें निरंतर विकास होता रहता है। तो ये जो हम मान के चलते हैं कि मनुष्य की प्रकृति जो है उसका यही एकमात्र तत्व है, वो खतरे में पड़ जाएगी, वो धारणा थोड़ी सी रास्ता हो जाती है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि सृजन मनुष्य की मूल प्रेरणा है, तब इसका तात्पर्य होता है कि वो जब नए रूप भी विकसित होता है तो वो भी उसकी सृजनात्मकता का ही नया रूप होता है। तो वही मूल्य के रूप में मनुष्य जाति के लिए उपस्थित होता है। अब ये जो सृजन के क्षितिज की बात है या सृजनात्मकता के क्षितिज की बात है, तो जैसा कि कहा हिमांशु ने कि क्षितिज का तात्पर्य अगर आप ये मान लेते हैं कि ये मेरा अंतिम पड़ाव है, जहाँ तक आपको क्षितिज दिखाई दे रहा है, ये आपकी दृष्टिगत जो कुछ हो रहा है, ये यहाँ तक पहुँचना मेरा लक्ष्य है, तो और आप अगर वहाँ पहुँच के रुक जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने संस्कृति को एक जड़ वस्तु मान लिया है या सृजनात्मकता को भी आपने अवरुद्ध कर दिया। लेकिन जब ऐसा कहा कि जब आप आगे आगे तो प्रत्येक कदम के साथ आगे बढ़ना। एक दफा आपको हंसी आएगी, मेरे एक मित्र थे वासु आचार्य, कोरोना के समय नहीं रहे, उससे थोड़ा पहले, तो हम लोग घूमते होते थे जंगलों में। तो एक दिन हम लोगों सर्दियाँ जा रही थी, तो हमने कहा धूप आगे मजेदार नहीं रही तो आज थोड़ा घूम आते हैं। हम लोग निकले बीकानेर के जंगलों में, तो हमें तय किया कि वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है क्षितिज से दूर तक, करीब 6 मील होगा वो, ऐसा अनुमान गया हमने, वहां तक चले जाते। तो सावधानी ये रखी कि वो पेड़ आग से नहीं उतरे, और वो तो जानते थे कि आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जब वहां तक पहुंचे तो उसने कहा यार सत्य बड़ा क्षितिज कभी दूर है। यानी इसका तात्पर्य ये है कि आप 1-2-4 कदम जब आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्षितिज आगे चले। आप जितना आगे बढ़ेंगे तो सृजनात्मकता भी एक इस तरह की चीज है कि जितना आप उसमें प्रवेश करते जाएंगे, जितना उसमें काम करते जाएंगे, उतनी ही आगे बढ़ती चली जाएगी। और इसलिए आप ये देखिए कि स्वयं मानव चेतना का सृजन इसी प्रकार से। हम आज तो जब भी बात करते हैं मानव के विकास के बारे में, इस विकास की मानव के विकास की बात कर रहा हूँ, तब हम ये मानते हैं कि ये एक प्रकार से मनुष्य का ये जैसे अंतिम पड़ाव है जीवन का।
क्या ऐसा हो सकता है? आज जिस रूप में हम मनुष्य रूप में हैं, जो भी हमारा रूप है, क्या ये हमारे विकास की प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव हो सकता है? अगर विकासवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, विज्ञान सम्मत सिद्धांत है, विज्ञान सम्मत नियम है, लॉ ऑफ नेचर है, तो वो नहीं सकता। इस बात को गौर करें। तो हमारे से ये मांगा हो गया तो सकते हो, थोड़ा बहुत परिवर्तन व्यवस्था वगैरह में कर ले तो चल जाए, लेकिन क्या विकासवाद का को खारिज करना नहीं है, यानी उसे वैज्ञानिक सिद्धांत को खारिज करना है अवैज्ञानिक तरीके से? अगर विकासवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है तो विकास रुक नहीं सकता है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके रास्ते में कई बातें आ सकती है, कुछ लोग पीछे छूट सकते हैं, जैसे पहले ही छूटते रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते रह सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया अपने आप में निरंतर प्रत्यात्मक प्रक्रिया है, वो कभी भी अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये ऐसी प्रक्रिया है, क्या हमारा शरीर मिल जाए, क्या इसमें नई परिवर्तन आएगी, क्या किस तरीके से होगा, आंखें रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन जिसे हम चेतना कहते हैं, मैंने आपसे कहा मनुष्य के रूप में जीवन की उपासना होती है, नया तत्व उसमें से उभरता है। वो तत्व बायोलॉजिकल रूट्स के बायोलॉजी में है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की प्रक्रिया में है, लेकिन उसमें होते हुए भी उसका अपना एक भिन्न स्वभाव बन जाता है, भिन्न रूप बन जाता है। तो जिसे हम चेतना कहते हैं, वह भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से निकली हुई, उसके रूट्स वही है, उसी प्रोसेस से निकली हुई ये चीज है, नया तत्व है। और इसलिए बहुत से दार्शनिक ये मानते हैं कि जो भावी विकास है वो शायद आपके शरीर से इतना संबंध नहीं रखता जितना कि आपकी चेतना से रखते, तो वो भी उतना ही भौतिक अस्तित्व रखती है जितना आपका शरीर रखता है। तो एक प्रकार से अगर ये है तो इसका तात्पर्य होता है कि जो भावी विकास है मनुष्य का, वो निरंतर चेतना के स्तर पर उसके होने की संभावना अधिक बढ़ती है। बिल्कुल से अरविंद ने, और उसको आप अध्यात्मवाद न समझिएगा, मैं उनकी बाकी बहुत सारी चीजों को नहीं स्वीकार करता हूँ, लेकिन विकास की प्रक्रिया को जिस तरीके से वो व्याख्यायित करते हैं, केवल विकास की प्रक्रिया, ये बात भूल जाए, वो जैसे मानते हैं कि एक परम चेतना थी जो पहले नीचे आई और धीरे धीरे विकसित हो रही, थोड़ी है, लेकिन वो जो विकास की प्रक्रिया बता रहे हैं, वो कहते हैं कि जीवन जो है पहले वनस्पति के रूप में पैदा करता है, उसको अन्नमय कोश कहा, मतलब उपनिषदों की भाषा का उपयोग करते हुए जो वनस्पति के रूप में पैदा होता है अन्नमय कोश। फिर वो उससे आगे थोड़ा चल जीवन के रूप में, जिसमें सारे प्राणी वगैरह शामिल है, उसको वो प्राणमय कोश कहते हैं। और तीसरा जब वो मनुष्य के रूप में आता है तब वो उसको मनोमय कोश कहते हैं। और उनका ये मानना है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है हमारे मानवता की, समाज की, पूरे विश्व की, मनुष्य की, वो मनोमय कोश की अवस्था में है। अब आप देखिए, एक तरफ विकासवाद के सिद्धांत को समझिए जो वैज्ञानिक सिद्धांत है कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको इससे आगे बढ़ना है। दूसरी ओर कहते हैं कि अभी हम मनोमय कोश की स्थिति में है, और इस मनोमय कोश से आगे वो दो और अवस्थाओं की कल्पना करते हैं। एक को विज्ञान में कोश कहते हैं, विज्ञान मतलब हमारी साइंस नहीं, शुद्ध ज्ञान से अर्थ में वो, और भौतिक विज्ञान के अर्थ में नहीं, कि वो विज्ञान में कोश है, उसके बाद एक आनंदमय कोश। तो अब वो आनंदमय कोश करते हैं संपूर्ण जगत को, अपने संपूर्ण जगत के साथ में एकत्व महसूस करना, वो आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश पर कोई समाज में पड़े रहना नहीं है। तो एक प्रकार से नहीं कह सकते कि ये जो विकास को बताते हैं, वो विकास इसी प्रकार का विकास है जिसकी बात दूसरी शब्दावली में प्रत्यक्षवादी दार्शनिक भी करते हैं, डार्विन भी करते हैं कि धीरे 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 ये विकास अगर नियम है तो आगे बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि इन सब बातों का हमारे सृजन से, जो हम कला में, साहित्य में, दर्शन में, विज्ञान में भी जो सृजन करते हैं, इससे क्या संबंध है? जैसा मैंने आपसे कहा कि मनुष्य में चेतना के विकास के साथ में ही अब वो अपने विकास के अंदर हस्तक्षेप करने का सामर्थ्य पा लेता है।
इससे पहले वो प्राकृतिक चयन पर निर्भर करता है, लेकिन जब वो मनुष्य हो जाता है तो अपने विकास में हस्तक्षेप का सामर्थ्य ले जाता है। अब वो स्वयं अपने विकास को किस दिशा में ले जाए ये तय कर सकता है। ये तय कर सकते हैं, एक समस्या ये पैदा होती है कि कोई किसी दिशा में कर सकता है, दूसरी दिशा में विरोधी दिशा में भी कर सकता है, जो किया गया है। अगर आप जितने भी विनाश के हथियार सृजित किए गए हैं वो विपरीत दिशा में जाने वाले हथियार है, ये मनुष्य नहीं। तो और तभी वो मानते हैं कि इसलिए मनुष्य जो कुछ कर रहा है उसके लिए स्वयं उत्तर रहे मानवता मात्र दो चार आदमियों की बात नहीं है। उसमें कुछ लोग प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन एक पूरा समूह के बिना कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो वो पूरा मुझे याद आता है कि हम लोग हिटलर की बड़ी निंदा करते हैं, करनी ही चाहिए, सिखाए। लेकिन मुझे याद आता है कि मैं पढ़ा था डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक, उसमें उन्होंने एक हवाला दिया है और उन्होंने दिया इसमें उसको प्रामाणिक हवाला मान दे सकता हूँ कि एक नाजी सैनिक जब मर रहा था तो मरते उसने कहा, उन्होंने पूछा उससे कि तुम क्या क्या महसूस कर रहे हो? कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं अब फ्यूरर के आदर्शों को आगे पूरा नहीं कर पाऊंगा। नहीं कहा, आप समझिए इस कहने का मतलब क्या है। यानी एक व्यक्ति नहीं वैसा, पता नहीं कितनी फौज होगी, कितने लोग होंगे जिस विचार से सहमत हो गए दूसरे, या हिटलर जैसों के विचार से सहमत होगा। अभी तो होते अभी के सभी जगह देख सकते हैं। आज के अभी तो आज ही का है, अभी या अभी और आज में अभी तो आज से ज्यादा बात हो तो अभी तो बिल्कुल टक्का, आज तो फिर भी 24 घंटे का हो गया। तो इसलिए सॉरी मैं ये कह रहा था, इसलिए ये देखने की चीज है कि वो तो इसलिए ये जिम्मेदारी मनुष्य की स्वयं की, तब हमको ये देखना होता है हमारे जितने प्रकार के आविष्कार है, जितने वो सृजन है, फिर तो विज्ञान के क्षेत्र का सृजन है, विचारों के क्षेत्र में दर्शन का क्षेत्र उसका है, वो भी सृजन है। प्रकार कितना परिवर्तन हुआ है विचारों में, दर्शन में। एम.एन. रॉय कहा करते थे कि, और सही कहते थे कि विचारों का विकास हमेशा नॉन कन्फर्मिस्ट करते हैं। जो कन्फर्मिस्ट है वो विचार को रूढ़ी बना कर बैठ जाएगा उसको, लेकिन जो उससे असहमत हो रहा है उसी से आगे विचारों का विकास होता है। एक तरह से उसके लिए असहमति और असहमति का मतलब होता है स्वतंत्रता। असहमति को खाली असहमति मत समझो, असहमति का मतलब होता है विचार करने की, बोलने की, कहने की स्वतंत्रता, तब असहमति व्यक्त होती है। तो होगी मतलब असहमति को सोचने से नहीं हो जाएगी, आपने अलग से सोच लिया, चुपचाप बैठे तो नहीं चलेगा। तो आपने सोच लिया कि वो सोचे, वो कहा, सोचने की स्वतंत्रता तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन उसको कहने की, उसको व्यक्त करने की, उसको उसके लिए संघर्ष करने की स्वतंत्रता आपको मिले, तब वो वास्तविक स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता केवल मेरे और आपके लिए नहीं है। स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि हम दूसरे की स्वतंत्रता का भी कितना सम्मान करते हैं, तब हम स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। अगर केवल हम अपनी स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करें, अपने लिए सुविधा का सम्मान करें। जब कई मित्रों से बात होती है इतिहास का विद्यार्थी, हम तो कहते थे इंग्लैंड में स्वतंत्रता को लेकर के कितना चिंतित था। हाँ, पर वो इंग्लैंड की जनता थी, हमको तो गुलाम बना रहे थे। अगर इंग्लैंड स्वतंत्रता को मूल्य के रूप में स्वीकार कर रहा था, अमेरिका स्वतंत्रता को मूल्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, तो फिर वो किसी को गुलाम नहीं बना सकता। इसका तात्पर्य वो उसको मूल्य की तरह स्वीकार नहीं कर रहा है, वो केवल एक सुविधा की तरह अपने उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो वो बात नहीं है। तो ये सवाल सीधा इस बात का होता है कि जब मनुष्य इस स्थिति में आता है, तब जैसा मैंने कहा दोनों प्रकार के मूल्य विकसित हो सकते हैं, यानी कि दोनों प्रकार की धाराएं विकसित हो सकती हैं। मूल्य तो नहीं है, उनको तो मूल्य विरोधी मानना चाहिए, लेकिन वो विकसित हो सकते हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। मैंने कैसे एक आदमी जिम्मेदार नहीं होता है, एक पूरी धारा जब उसके पीछे हो जाती है तो वो सब लोग, मानवता का एक बड़ा हिस्सा उसके जिम्मेदार हो जाता है। सब लोग डर से नहीं होते। ये जो अभी कुछ अर्सा पहले एक पुस्तक मैंने थोड़ा 2-4 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, जो पुस्तक मैंने पढ़ी, अनुवाद किया उसका, एक 16वीं शताब्दी के फ्रेंच थिंकर है, पॉलिटिकल साइंस वाले नाम नहीं जानते होगा, उनका नाम था एथेन द ला बॉयशी। तो बॉयशी ने एक, जब वो 22-23 साल के स्टूडेंट थे और लेंस विश्वविद्यालय में लॉ के विद्यार्थी थे, उनके मन में सवाल होता था कि लोग राजा को स्वीकार क्यों करते थे, या राजाओं को स्वीकार, को स्वीकार क्यों करते थे। तो उस पर उन्होंने अपना
थीसिस लॉ के विद्यार्थी थे और एक जिसे आप डिसर्टेशन कहते हैं उसमें लिखा था, करीब अंग्रेजी में 50-55 पेज का होगा, 60 पेज का। उसका नाम अंग्रेजी में था और मैंने फ्रेंच में नहीं पढ़ा, अंग्रेजी में था ए डिस्कोर्स ऑन वॉलंटरी सर्विट्यूड, यानी लोग स्वेच्छा से रास्ता को स्वीकार करते हैं। और उस पुस्तक में उन्होंने कई ऐसे हवाले दिए, उदाहरण दिए और किस तरीके से उनको अनुकूल बनाया जाता है लोगों को उसको स्वीकार कर लें, उसके उदाहरण दिए। रोम के इतिहास में कहा जाता है ब्रेड एंड सर्कस, दो चीजें थी जो लोगों को लुभाने के लिए वो काम में लेते थे लोग के सम्राट, एक ब्रेड रोटी खाना दे दो और दूसरा सर्कस खेल तमाशे दिखा। तो बोइसी अपनी पुस्तक में बड़े विस्तार से लिखते हैं कि कैसे कैसे जिनके लोगों ने इन चीजों का इस्तेमाल करके और फिर वो देवता के स्तर तक पहुंचते थे, लोग उनको देवता जैसा मानने लगा। हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, मान लिया जा रहा हो। तो ये एक प्रकार से मतलब ये आपको ये बोइसी इस बात को जब कहते हैं उसका तात्पर्य ये कि केवल तानाशाह स्वयं अकेला जिम्मेदार नहीं है, वे लोग जो उसको स्वीकार कर लेते हैं या उसके जाल में आ जाते हैं, वे भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार है। क्योंकि अगर वो मनुष्य है, अगर चेतन है, अगर विचार शक्ति उनके पास है, तो उनको ये समझना चाहिए कि मैं जो भी निर्णय ले रहा हूँ उसके समर्थन का था, विरोध का, क्योंकि जिम्मेदार कोई माना जाए उसे। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये समझने की आवश्यकता होती है। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा, हम सामान्य सृजन समझते हैं कला और साहित्य इत्यादि के बारे में, सब लोग कहेंगे तुम भाषण देके दर्शन की बात करते चले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब ये मानवता का इतिहास है, ये मानव संस्कृति का इतिहास है, इस मानव संस्कृति के इतिहास में जो भी हम और जितनी भी कलाएं हैं साहित्य से, वे सभी मानव चेतना के सृजन के ही प्रक्रियाएं हैं। मैं उनको केवल जो हो रहा है उसका अभिव्यक्ति नहीं मानता, वो मानव चेतना का सृजन करती है, उसका आत्मसृजन करती है। प्रत्येक साहित्य या कलाएं जो है वो एक प्रकार से किसी भी समाज के आत्मसृजन की प्रक्रियाएं होती है। एक बहुत अच्छी बात हरिसन ने जी जानते होंगे कही अपनी किताब में, उन्होंने कहा कि इतिहास जो है वो किसी भी नेशन की बायोग्राफी होता है। इतिहास की व्याख्या करके उन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज बायोग्राफी ऑफ ए नेशन, while literature is her autobiography, वो उसकी आत्मकथा होता है। साहित्य जो है वो उसकी आत्मकथा होता है, यदि प्रामाणिक होता है, तात्पर्य उनका कहने का है, और उसमें उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाएं, उसकी चेतना सब होती है। बायोग्राफी में सब होना जरूरी नहीं है, तो यानी बायोग्राफी अपनी दृष्टि से करेगा जरूर नहीं करेगा। तो वही करें तो साहित्य और कलाएं जो है वैसी लोग आत्मसृजन की प्रक्रिया का ही हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि वे मनुष्य की चेतना के अनुभूत्यात्मक अन्वेषण के द्वारा प्राप्त होने वाले जो आयाम है उनको हमारे सामने उतार करते हैं। मैं साहित्य और कलाओं को अनुभूत्यात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया मानता हूँ, अपने अपने माध्यम से प्रति विशिष्ट जो माध्यम उनका है वो उसके लिए उसी के माध्यम से उनको करना है। तो इसीलिए उसमें माध्यम के भी नए रूप विकसित होते हैं। जो ही मनुष्य की चेतना का कोई नया रूप विकसित होता है कलाओं में, तो उसके साथ ही उन कलाओं के माध्यम भी नया रूप ग्रहण करते हैं। और ये नया रूप ग्रहण करना है, इसको कलावाद न कहिए कृपया, ये एक प्रकार से एक केवल कला की बात, ये कला के माध्यम से मनुष्य की चेतना के नए रूपों का अन्वेषण करने की प्रक्रिया के हिस्से है। और इसके माध्यम से जो कुछ प्राप्त मनुष्य करता है, कुछ लोग उसको रिपीट करते हैं, तो अलग बात। इसलिए अब मैं कह रहा हूँ कि जो साहित्य कला इत्यादि जो है उनका प्रयोजन क्या है। ठीक है, आप उसमें प्रयोजन क्या करें, प्रयोजन होता ही नहीं, तो घोषित प्रयोजन कुछ नहीं। लेकिन जैसे इवांजेलिस्ट अघोषित प्रयोजन कहते हैं, उस तरह का एक अघोषित प्रयोजन रहता है, और वो है कि वे कहाँ तक मनुष्य की सृजनात्मक चेतना के विकास में सहभागी हो पाती हैं। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो डांस हो, चाहे कविता हो, चाहे कथा हो, कुछ भी हो, और विचार हो, वो कहाँ तक मनुष्य की चेतना के विकास के सहभागी हो पाते हैं, उसके नए रूपों का उद्घाटन करने में की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, और उससे
केवल मानव चेतना के ही नहीं, मानव समाज के भी नए रूपों का सृजन उसके माध्यम से संभव है। क्योंकि चेतना फाइनली व्यवहारिक रूप से तो समाज के अंदर घटित होती है, उसके बिना नहीं होती, वो केवल विचार की वस्तु रहती है, मूर्त वस्तु रह जाती है। तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें वो जाने की कोशिश करते, और वो चाहे लेकर कुछ भी चाहे, कलाकार कुछ भी चाहे, उसका घोषित प्रयोजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो श्रेष्ठ कला है तो वो उसके घोषित प्रयोजन का भी अतिक्रमण करती हुई यही काम कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे नई भाषा गढ़ी जाती है, नए रूप गढ़े जाते हैं, और नई भाषा में ही नई अनुभूतियाँ व्यक्त हो सकती है। आप उस भाषा में जो पहले सब एपिटेटिव इस्तेमाल करते जा रहे थे उसमें नहीं हो सकती। ये सीमा है व्यक्ति की, या समझ के ग्रहण की भी सीमा है, क्योंकि व्यक्ति की नहीं, अनुभूति के ग्रहण की भी सीमा हो जाती है। तो इससे बचने के लिए, जैसे दुनिया के अन्य देशों में बातों में हम समझते हैं कि रूढ़ी से बचने की कोशिश करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हमें इसमें भी करना पड़ता है। एक ही मात्र कसौटी मैं मानता हूँ साहित्य कलाओं की, बाकी तो सौंदर्य शास्त्र की कसौटियाँ हैं। वो कसौटी है कि क्या किसी कृति को पढ़ने से मेरे सामने मेरी चेतना का कोई नया रूप उद्घाटित होता है, छोटा सा ही, एक हल्का सा झलक ही हो उसकी, जितनी झलक को दे पाता है उतनी ही वो कला मानव विकास की प्रक्रिया में सार्थक भूमिका अदा करती है। अब हम ऐसा कर पाते कि नहीं कर पाते, ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ। उसको लेकर के सीरीज कविता की गई, काफी समय से यात्रा करता जाता देखिए, एक वो अतीत की ओर हमको ले जाती है। ऐसा अतीत जो अब केवल अतीत के जुड़ा हुआ उजाड़ का भी एक अपना सौंदर्य होता है, और ये जो उजाड़ा हुआ अतीत है ये आप में निराशा भी पैदा कर सकता है, आप में जीवन के प्रति एक ललक भी पैदा कर सकता है। दोनों चीज संभव है। अब ये मेरे पाठकों के मन में क्या भाव पैदा हुए होंगे इसको इनको पढ़कर के तो वही जाना, लेकिन हो सकता है कि तो जो मैं चाहूँ वही पाठक सोचे समझने की आवश्यकता नहीं। तो ये देखने की बात है कि दोनों ही प्रकार की चीजें सृजनात्मकता को उत्तेजित कर सकती हैं, उसको प्रेरित कर सकती हैं। तो दोनों बीकानेर का जो दृश्य है वो उजड़ा हुआ नहीं है, वो अभी शहर जिंदा है, और उस शहर में जो कुछ बदलाव हो रहा है उस बदलाव को लेकर के कहीं कहीं वो बदलाव कैसे मनुष्य को उद्विग्न कर रहा है, कैसे वहाँ के जीवन को विकृत कर रहा है, उसके कुछ बिंब है उसके अंदर। और बाकी मैं ये मानता हूँ कि कविता को किसी विचार में रिड्यूस नहीं किया जा सकता, उसको किसी अवधारणा में, किसी विचार में अगर आप रिड्यूस करते हैं तो वो कविता नहीं है। मैं वो सब बातें जो आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ उसमें होगा, ये मैं लेख लिख के बहुत बेहतर तरीके कह सकता था, और लेख में बहुत लिखता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे लिखना नहीं आता, अच्छा बुरा जैसे भी आता है काफ़ी लिखता हूँ। लेकिन कविता को लेकर के मुझे हमेशा लगता है कि उसे, क्योंकि वो एक बहुत ही जटिल किस्म की, जैसे मैंने अनुभूत्यात्मक अन्वेषण कहा, वो उस अनुभूत्यात्मक अन्वेषण का संप्रेषण होता है। यानी इस पूरी जटिलता को आपको संप्रेषित करना होता है, उसको किसी एक विचार को कह रही है यहाँ ये कहा गया है, यहाँ ये कहा गया है। क्लास में आपको पढ़ाने के लिए ठीक है, सवाल का उत्तर देना पड़ता है, उदाहरण तो दे दीजिए, लेकिन कविता आपके उदाहरण के लिए नहीं लिखी जाती है, न कविता आपकी आलोचना के लिए लिखी जाती है। मैं माफ कीजिएगा, मैं आलोचना में लिखता हूँ, पर वो इसलिए नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती है एक तलाश में, और उस तलाश को आपसे शेयर करना चाहता है, इसलिए आपके सामने उसको रखता है। जो तलाश उसकी अपनी है, उसकी अनुभूति जगत की है, उसे वो आपके सामने रखता है। आपको अगर
ठीक लगती है पढ़ी अगर ठीक है उठा बैठ दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब उसके बाद उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, कोर्स में लगेगी कि नहीं लगेगी, पीएचडी होगी कि नहीं होगी, इन सब बातों से कभी का मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं मानता। फिर ठीक बात दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपकी कविताओं में उपस्थिति और अनुपस्थिति के बीच यथार्थ और कल्पना का द्वंद्व बराबर बना रहा है, और जीवन का द्वंद्व क्या है? जीवन का द्वंद्व यथार्थ और कल्पना के बीच का द्वंद्व है। सारी बात हम उसी को लेकर के कर रहे हैं कि जो कुछ कल्पना है यथार्थ ऐसा नहीं होता है तो हो सकना चाहिए, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। या मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, सर मुझे उस समय भी कह देनी चाहिए थी, पर जो समय मुझे दिया गया था पूरा होता चल रहा है। इंडिया अगर बोला तो मैं डेल्टे बोल सकता, लेकिन समस्या सिर्फ ये होती है उसके अंदर कि हम जब उस तरह की बात करते हैं और ठीक का जीवन से जुड़े जीवन को सुंदर बनाने की बात है, और जीवन को सुंदर बनाने की बात के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ता है। तो जब मैं बात कर रहा था सृजनात्मकता की, तो संघर्ष भी किस तरह से सृजनात्मक होता है इसका उदाहरण गांधी इसका उल्लेख जीवन में उसका सबसे बड़ा, और इसी तरह से बड़ी हर कविता में आप ये देखेंगे कहीं न कहीं सुंदर के प्रति अगर ललक है तो असुंदर के प्रति एक वितृष्णा भी दिखाई देती है, विरोध भी दिखाई देता है। कहीं विरोध के रूप में वितृष्णा भी विरोध एक प्रकार मानसिक स्तर पर विरोध ही है। ठीक है, वो करते के लिए नहीं खड़ा हुआ होगा, लेकिन अगर आप किसी चीज के प्रति वितृष्णा प्रकट करते हैं तो ये कहीं आपकी गरीब को दिखा रहा है कोई चीज है जो होनी चाहिए थी जो नहीं, और इसके कारण से ये प्रश्न आपके मन में पैदा हो रही है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर इस तरह का ये फर्क अगर आपको लगता है कि मेरी उसमें द्वंद्व बराबर बना रहा है तो अच्छी बात है। ये द्वंद्व तो किसी भी लेखक में बना रहना चाहिए, उसके बिना तो फिर वो उपदेश हो जाएगा, कल्पना व्यासी हो जाएगा। और अगर कल्पना नहीं होगी और केवल जिसे आप यथार्थ करते होगा फिर वो कविता नहीं। तो इसलिए इन दोनों चीजों के बीच बंद रहेगा तभी उसमें से कविता निकलेगी, क्योंकि जब आप यथार्थ को अच्छा या बुरा बताते हैं तो उसके पीछे आपके मन में कोई कल्पना काम कर रही है। एक अवधारणा है अच्छी, अच्छा क्या होता है, सुंदर क्या होता है, इसकी एक अवधारणा आपके मन में है, और उसके आधार पर आप ये तय करते हैं कि ये यथार्थ है कि अच्छा या बुरा। तो वो है वहां पर, अगर केवल यथार्थ भी करेंगे तो भी वो है, उसको पढ़ते ही आपके मन में एक विरोध पैदा हो जाए। मैं आपको उदाहरण के लिए ट्रेजेडीज को लिखा है। दुनिया में ट्रेजेडी जितनी पॉपुलर हुई, अंग्रेजी वाले बेहतर जानते हैं, शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज भी लिखी, कॉमेडी भी लिखी, और कॉमेडी भी कोई कमजोर थी, बहुत अच्छी कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी भी कम लिखी नहीं है, लेकिन उसकी ट्रेजेडीज का मुकाबला नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको ये लगता है कि हैमलेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लीर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपके मन में क्या होना चाहिए था इसकी कल्पना है, और वो कल्पना वाले पूरी नहीं होती है तो आपको गुस्सा आता है। ये जो गुस्सा आपको आता है, जो तृष्णा पैदा होती है जो कुछ हुआ है उसके प्रति, यही आपको जीवन के प्रति गलत पैदा करता है। अगर क्यों आप दुखी हो जाते हैं, करोड़ों लोग दुनिया में क्राइस्ट को आज भी देख रहे हैं, आंसू आने लगते हैं, क्यों? यथार्थ में ये हुआ क्या? पर वो यथार्थ ऐसा यथार्थ है जो लोगों को स्वीकार नहीं है अंदर से। वो तो अंदर से तो खाली यथार्थ से काम नहीं चलता। जिस यथार्थ को आप कैसे चित्रित करते हैं, उस चित्रण के अंदर ही ये चीज छुपी होती है। उस यथार्थ को किस तरह से किया जाए? और स्थूल उदाहरण के ऊपर आप खेत में एक बलात्कार का दृश्य देखते हैं, उस समय क्या देखते हैं? क्या उस बलात्कार किया जा रहा होता है उसी दर्द देख रहे होते हैं, या आप अपने अंदर गुस्सा महसूस कर रहे हो? ये क्या होता है? ये मजदूर को पीटा जा रहा होता है, क्या महसूस कर रहे हैं? बेटा ये यथार्थ है, इसको अच्छा बुरा था। अच्छा बुरा था वो होता है कि उसके पीछे कल्पना है, एक आदर्श आपका बन रहता है। तो ये द्वंद्व तो हमेशा रहना चाहिए। इस द्वंद्व से ही पैदा होती है चीज, उसके प्रमुख आपके सवाल को। और साथ में इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि
कि जो मूल संघर्ष की कविता भी इसलिए महान कविता होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती है, हुई है, अभी हो सकती है, अभी हो रही हो। सवाल सिर्फ ये कि उस संघर्ष के पीछे जो दृष्टि काम कर रही है। देखिए, युद्ध के पक्ष में भी कविताएं लिखी है, हमारे देश में लिखी गई, सारे चारण काल में लिखी गई, बहुत सी युद्ध की बड़ी तारीफ की गई होगी। लेकिन आज हम मानते हैं कि वो ठीक है, पढ़ लीजिए, लेकिन आज युद्ध को कुछ स्वीकार नहीं। देखिए, मानव चेतना में कितना अंतर है। किसी समय ये माना जाता था वीर हो गया वसुंधरा, यानी जो ताकतवर है वो जीते, वसुंधरा का भोग करे। आज क्या कोई भी ये कह सकता है युद्ध किसी समय साम्राज्य बनाना राजा की प्रशंसा का द्योतक होता है। राजा है तो वो जीतेगा, ये करेगा, रण लड़ेगा। आज अमीर से अमीर, ताकतवर से ताकतवर देश भी ये नहीं कह सकते हाँ मैं युद्ध करूंगा तो अब ये मेरा अधिकार है, ताकतवर वो कारण बताएगा, उसको बहाने से करने की कोशिश करेगा, इसने ही गलती कर दी, इसने हमारे प्रसाद ये कर दिया, यानी किसी दूसरों को जिम्मेदार ठहराएगी। ये नहीं क्या मैं अपनी महत्वाकांक्षा कर देता तो ऐसा हो गया। क्यों आज आप न्याय की कल्पना जो किसी जमाने में दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख थी, कि आज आप उसको स्वीकार कर रहे हैं? तो नहीं स्वीकार कर रहे। बात वही है, ये इसलिए हम नहीं स्वीकार करते क्योंकि मानव चेतना में जो परिवर्तन हुआ है, जो विकास हुआ है, उसके अंदर जो उसकी सृजनात्मकता के नए आयाम हुए हैं, उन्होंने हमको समझाया है कि ये गलत है। पहले हम इसको गलती मान रहे थे। तो सवाल सिर्फ इस बात का होता है कि आप अपने मनुष्य की चेतना के विकास में आप कितना सहयोग करते हैं, और ये विकास की प्रक्रिया में शामिल होना है। देखिए, ये क्या होता है कि आप किसी चीज को एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसके साथ होकर के, और उसका प्रतिरोध भी कर सकते हैं। तो आप एक्सेलरेट करने के लिए, उसको और अधिक प्रेरित आगे बढ़ाने के लिए आपका साहित्य, आपकी कलाएं, जितने भी काम है, सारी, मैं तो मानता हूँ जीवन का प्रत्येक कर्म में आप सृजनात्मक है। परिवार को पालने से हर जगह सृजनात्मक होता है। इस सृजनात्मक का आयाम कहीं किसी का सर्किल होता है, किसी का लिमिट होता है, किसी का व्यापक होता है, किसी का एक क्षेत्र में होता है, किसी एक से ज्यादा क्षेत्र में होता है। पर ये मैं तो बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी मेरी असर होती है कि ये आवश्यक नहीं है कि आप उस तरह का जीवन जीने पर ही उन मूल्यों ये बहुत अच्छी बात है, उसको बुरा बात नहीं। लेकिन जैसे आपने कबीर का उदाहरण दिया, ठीक है, टैगोर के बारे में क्या? टैगोर में बेईमानी का जीवन नहीं था, मैं नहीं, जीवन बड़ा आरामदायक था। आरामदायक से नहीं, आरामदायक ही था, कोई और उन्होंने समर्थन नहीं किया अंग्रेजों को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने समर्थन किया, और आप मेरी बात गलत समझते। मैं कह रहा हूँ उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो वैसा नहीं था सर कबीर का। वो तो कहते हैं वो पैसे वाली बात है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो नहीं था कैसे होता का सवाल नहीं होता के दिन तक वो नहीं था। जब नहीं था उसके बाद में मूल्य वही हुए, उसके बाद में मूल्य इसको इतना हमको नहीं मतलब लिमिट करना चाहिए, कभी होगा नहीं तो नहीं होगा, इसके बिना भी हो सकता है, मतलब नहीं है वो किसी के जीवन में होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर और सवाल भी लेने नहीं होगा तो नहीं होगा। और सवाल भी ले लें। सवाल अब मेरे से ना करिएगा सवाल व्यक्तिगत को, तो जमींदार कोई मान जाए उसको। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये समझने की आवश्यकता होती है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा, हम सामान्य का सृजन समझते हैं, कला और साहित्य इत्यादि के बारे में। सब लोग कहेंगे तुम तो भाषण देके दर्शन की बात करते चले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब ये मानवता का इतिहास है, ये मानव संस्कृति का इतिहास है, इस मानव संस्कृति के इतिहास में जो भी हम और जितनी भी कलाएं हैं साहित्य सहित, वे सभी मानव चेतना के सृजन के ही प्रक्रिया हैं। मैं उनको केवल जो हो रहा है उसका अभिव्यक्ति नहीं मानता, वो मानव चेतना का सृजन करती है, उसका आत्मसृजन करती है। प्रत्येक साहित्य या कलाएं जो है वो एक प्रकार से किसी भी समाज के आत्मसृजन की प्रक्रिया है। एक बहुत अच्छी बात हरिसन ने
व्यास जी जानते होंगे, कही अपनी किताब में उन्होंने कहा कि इतिहास जो है वो किसी भी नेशन की बायोग्राफी होता है। इतिहास की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज बायोग्राफी ऑफ ए नेशन, व्हाइल लिटरेचर इज हर ऑटोबायोग्राफी। वो उसकी आत्मकथा होता है, साहित्य जो है वो उसकी आत्मकथा होता है, यदि प्रामाणिक होता है उनका कहने का है, और उसमें उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाएं, उसकी चेतना सब होती है। बायोग्राफी में सब होना जरूरी है, तो बायोग्राफी अपनी दृष्टि से करेगा जरूर भी करेगा। तो वही करें तो साहित्य और कलाएं जो है मैं इसीलिए आत्मसृजन की प्रक्रिया का ही हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि वे मनुष्य की चेतना के अनुभूत्यात्मक अन्वेषण के द्वारा प्राप्त होने वाले जो आयाम है उनको हमारे सामने उतार करते हैं। मैं साहित्य और कलाओं को अनुभूत्यात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया मानता हूँ, अपने अपने माध्यम से प्रति विशिष्ट जो माध्यम उनका है वो उसके लिए उसी के माध्यम से उनको करना है, तो इसलिए उसके माध्यम के भी नए रूप विकसित होते हैं। जो ही मनुष्य की चेतना का कोई नया रूप विकसित होता है कलाओं में, तो उसके साथ ही उन कलाओं के माध्यम भी नया रूप ग्रहण करते हैं। और ये नया रूप ग्रहण करना है, इसको कलावाद न कहिए कृपया, ये एक प्रकार से एक केवल कला की बात है, ये कला के माध्यम से मनुष्य की चेतना के नए रूपों का अन्वेषण करने की प्रक्रिया से, और इसके माध्यम से जो कुछ प्राप्त मनुष्य करता है कुछ लोग उसको रिपीट करते हैं, गलत बात। इसलिए अब मैं कह रहा हूँ कि जो साहित्य कलाएं इत्यादि जो है उनका प्रयोजन क्या है। ठीक है, आप उसमें प्रयोजन क्या करें, प्रयोजन होता ही नहीं, तो घोषित प्रयोजन कुछ नहीं, लेकिन जैसे इवांजेलिस्ट अघोषित प्रयोजन कहते हैं, उस तरह का एक अघोषित प्रयोजन रहता है, और वो है कि वे कहाँ तक मनुष्य की सृजनात्मक चेतना के विकास में सहभागी हो पाती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो डांस हो, चाहे कविता हो, चाहे कथा हो, कुछ भी हो, और विचार हो, वो कहाँ तक मनुष्य की चेतना के विकास के सहभागी हो पाते हैं, उसके नए रूपों का उद्घाटन करने में की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, और उससे केवल मानव चेतना के ही नहीं मानव समाज के भी नए रूपों का सृजन उसके माध्यम से संभव है। क्योंकि चेतना फाइनली व्यवहारिक रूप से तो समाज के अंदर घटित होती है, उसके बिना नहीं होती, वो केवल विचार की वस्तु रहती है, मूल वस्तु रह जाती है। तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें वो जाने की कोशिश करते हैं, और वो चाहे लेखक कुछ भी चाहे, कलाकार कुछ भी चाहे, उसका घोषित प्रयोजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो श्रेष्ठ कला है तो वो उसके घोषित प्रयोजन का भी अतिक्रमण करती हुई यही काम कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे नई भाषा गढ़ी जाती है, नए रूप गढ़े जाते हैं, और नई भाषा में ही नई अनुभूतियाँ व्यक्त हो सकती है। आप उस भाषा में जो पहले सब रिपीटेटिव इस्तेमाल करते जा रहे थे उसमें नहीं हो सकती। ये सीमा है व्यक्ति की या समझ के ग्रहण की भी सीमा है, केवल व्यक्ति की नहीं अनुभूति के ग्रहण की भी सीमा हो जाती है। तो इससे बचने के लिए जैसे दुनिया के अन्य देशों बातों में हम समझते हैं कि रूढ़ी से बचने की कोशिश करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हमें इसमें भी करना पड़ता है। एक ही मात्र कसौटी मैं मानता हूँ साहित्य कलाओं की, बाकी तो सौंदर्य शास्त्र की कसौटियाँ हैं, वो कसौटी है कि क्या किसी कृति को पढ़ने से मेरे सामने मेरी चेतना का कोई नया रूप उद्घाटित होता है, छोटा सा ही, एक हल्का सा झलक ही हो उसकी, जितनी झलक को दे पाता है उतनी ही वो कला मानव विकास की प्रक्रिया में सार्थक भूमिका अदा करती है। अब हम ऐसा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ। उसको लेकर के सीरीज कविता की काफी समय से यात्रा करता जाता है, देखिए एक की कविताएं हैं, वो अतीत की ओर हमको ले जाती है। ऐसा अतीत जो अब केवल अतीत के जुड़ा हुआ उजाड़ का भी एक अपना सौंदर्य होता है, और ये जो उजाड़ा हुआ अतीत है ये आप में निराशा भी पैदा कर सकता है, आपके जीवन के प्रति एक ललक भी पैदा कर सकता है, तो दोनों चीज संभव है। अब ये मेरे पाठकों के
जाने, लेकिन हो सकता है कि तो जो मैं चाहूँ वही पाठक सोचे, समझने की आवश्यक नहीं। तो ये देखने की बात है कि दोनों ही प्रकार की चीजें सृजनात्मकता को उत्तेजित कर सकती हैं, उसको प्रेरित कर सकती हैं। तो दोनों बीकानेर का जो दृश्य है वो उजड़ा हुआ द्वीप नहीं है, वो अभी शहर जिंदा है और उस शहर में जो कुछ बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को लेकर के कहीं कहीं वो बदलाव कैसे मनुष्य को उद्युक्त कर रहा है, कैसे वहाँ के जीवन को विकृत कर रहा है, उसके कुछ बिंब है उसके अंदर। और बाकी मैं ये मानता हूँ कि कविता को किसी विचार में रिड्यूस नहीं किया जा सकता, उसको किसी अवधारणा में, किसी विचार में अगर आप रिड्यूस करते हैं तो वो कविता नहीं है। मैं वो सब बातें जो आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ उसमें होगा, ये मैं लेख लिख के बहुत बेहतर तरीके से कह सकता था और लेख में बहुत लिखता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे वो लिखना नहीं आता, अच्छा बुरा जैसा भी आता है काफ़ी लिखता हूँ। लेकिन कविता को लेकर के मुझे हमेशा लगता है कि उसे, क्योंकि वो एक बहुत ही जटिल किस्म की, जैसे मैंने अनुभूत्यात्मक अन्वेषण कहा, वो उस अनुभूत्यात्मक अन्वेषण का संप्रेषण होता है। यानी इस पूरी जटिलता को आपको संप्रेषित करना होता है, उसको किसी एक विचार को कह रही है, यहाँ ये कहा गया है, यहाँ ये कहा गया है। क्लास में आपको बढ़ाने के लिए ठीक है, सवाल का उत्तर देना पड़ता है, किताब में तो दे दीजिए, लेकिन कविता आपके ज्ञान के लिए नहीं लिखी जाती है, न कविता आपकी आलोचना के लिए लिखी जाती है। मैं माफ कीजिएगा, मैं आलोचना में लिखता हूँ, पर वो इसलिए नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती है एक तलाश में, और उस तलाश को आपसे शेयर करना चाहता है, इसलिए आपके सामने उसको रखता है। जो तलाश उसकी अपनी है, उसकी अनुभूति जगत की है, उसे वो आपके सामने रखता है। आपको अगर ठीक लगती है पढ़िए, अगर ठीक है तो बैठ दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब उसके बाद उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, कोर्स में लगेगी कि नहीं लगेगी, पीएचडी होगी कि नहीं होगी, इन सब बातों से कभी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं मानता। फिर ठीक बात, उसके बाद मैंने कहा कि आपकी कविताओं में उपस्थिति और अनुपस्थिति के बीच यथार्थ और कल्पना का द्वंद्व बराबर बना रहा है, और जीवन का द्वंद्व ही क्या है? जीवन का द्वंद्व यथार्थ और कल्पना के बीच का द्वंद्व है। सारी बात हम उसी को लेकर के कर रहे हैं कि जो कुछ कल्पना है यथार्थ ऐसा नहीं होता है तो हो सकना चाहिए, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। या मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, सर मुझे समय भी कह देनी चाहिए थी, पर जो समय मुझे दिया गया तो पूरा होता चलना गया है। हिंदी अगर बोला तो 1 घंटे बोल सकता, लेकिन समस्या सिर्फ ये होती है उसके अंदर कि हम जब उस तरह की बात करते हैं तो और ठीक है जीवन से जुड़े, जीवन को सुंदर बनाने की बात, और जीवन को सुंदर बनाने की बात के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ता है। तो जब मैं बात कर रहा था सृजनात्मकता की, तो संघर्ष भी किस तरह से सृजनात्मक होता है, इसका उदाहरण गांधी इसका उल्लेख जीवन में उसका सबसे बड़ा, और इसी तरह से बड़ी हर कविता में आप ये देखेंगे कहीं कहीं सुंदर के प्रति अगर ललक है तो असुंदर के प्रति एक वितृष्णा भी दिखाई देती है, विरोध भी दिखाई देता है। कहीं विरोध के रूप में वितृष्णा भी विरोध नहीं पड़ता, मानसिक स्तर पर विरोध ही है, ठीक है, वो करने के लिए नहीं खड़ा हुआ होगा, लेकिन अगर आप किसी चीज के प्रति वितृष्णा प्रकट करते हैं तो ये कहीं आपने कहीं उसको दिखा है कोई चीज है जो होनी चाहिए थी जो नहीं, और इसके कारण से ये प्रश्न आपके मन में पैदा हो रहा है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर इस तरह का ये फर्क अगर आपको लगता है कि मेरी उसमें द्वंद्व बराबर बना रहा है तो अच्छी बात है, ये द्वंद्व तो किसी भी लेखक में बना रहना चाहिए, उसके बिना तो फिर वो उपदेशक हो जाएगा, कहीं कल्पना विलासी हो जाएगा, और अगर कल्पना नहीं होगी और केवल जिसे आप यथार्थ करते होगा फिर वो कविता नहीं। तो इसलिए इन दोनों चीजों के बीच बंद रहेगा तभी उसमें से कविता निकलेगी, क्योंकि जब आप यथार्थ को अच्छा या बुरा बनाते हैं तो उसके पीछे आपके मन में कोई कल्पना काम कर रही है, एक अवधारणा है अच्छी, अच्छा क्या होता है, सुंदर क्या होता है, इसकी एक अवधारणा आपके मन में है, और उसके आधार पर आप ये तय करते हैं कि ये यथार्थ है या
जो भी हुआ है उसको पढ़ते ही आपके मन में एक विरोध पैदा हो गया। मैं आपको उदाहरण के लिए ट्रेजेडीज को लिखा दुनिया में ट्रेजेडी जितनी पॉपुलर हुई, अंग्रेजी वाले बेहतर जानते हैं, शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज भी लिखी, कॉमेडी भी लिखी, और कॉमेडी भी कोई कमजोर थी, बहुत अच्छी कॉमेडी थी, ऐसी कॉमेडी भी कम लिखी हुई है, लेकिन उसकी ट्रेजेडीज का मुकाबला नहीं है। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि आपको ये लगता है कि हैमलेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लीर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपके मन में क्या होना चाहिए था इसकी कल्पना है, और वो कल्पना जब पूरी नहीं होती है तो आपको गुस्सा आता है। ये जो गुस्सा आपको आता है, जो तृष्णा पैदा होती है, जो कुछ हुआ है उसके प्रति, यही आपको जीवन के प्रति गलत पैदा करता है। अगर क्यों आप दुखी हो जाते हैं, जो करोड़ों लोग दुनिया में क्राइस्ट को आज भी देख करते हैं, आंसू आने लगते हैं, क्यों? यथार्थ में ये हो गया, पर वो यथार्थ ऐसा यथार्थ है जो लोगों को स्वीकार नहीं है अंदर से। वो तो अंदर से कोई खाली यथार्थ से काम नहीं करता। जिस यथार्थ को आप कैसे चित्रित करते हैं, उस चित्रण के अंदर ही ये चीज छुपी होती है, तो उस यथार्थ को किस तरह से किया जाए। और स्थूल उदाहरण के ऊपर आप खेल में बलात्कार का दृश्य देखते हैं, उस समय क्या देखते हैं? क्या उस बलात्कार किया जा रहा होता है उसे दर्द दे रहे होते हैं, या आप अपने अंदर गुस्सा महसूस कर रहे हैं? ये क्या है? क्या ये मजदूर को पीटा जा रहा होता है, क्या महसूस कर रहे हैं? बेटा ये यथार्थ है, इसको अच्छा बुरा था। अच्छा बुरा था वो होता है कि उसके पीछे एक कल्पना है, एक आदर्श आपका बंद रहता है। तो ये द्वंद्व तो हमेशा रहना चाहिए, इस द्वंद्व से ही पैदा होती है चीज, उसके क्रम से आपके सवाल और साथ में इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मूल संघर्ष की कविता भी इसलिए महान कविता होती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हुई है, अभी हो सकता है, अभी हो रही हो। सवाल सिर्फ ये कि उस संघर्ष के पीछे जो दृष्टि काम कर रही है। देखिए, युद्ध के पक्ष में भी कविताएं लिखी है, हमारे देश में लिखी गई, सारे चारण काल में लिखी गई, बहुत युद्ध की बड़ी तारीफ की गई होगी। लेकिन आज हम मानते हैं कि वो ठीक है, पढ़ लीजिए, लेकिन आज युद्ध को कुछ स्वीकार नहीं। देखिए, मानव चेतना में कितना अंतर आया। इसी समय ये माना जाता था वीर हो गया वसुंधरा, यानी जो ताकतवर है वो जीते, वसुंधरा का भोग करेगा। आज क्या कोई भी ये कह सकता है? युद्ध किसी समय साम्राज्य बनाना राजा की प्रशंसा का द्योतक होता था, कहा राजा है तो वो जीतने वाली करेगा, रण लड़ेगा। आज अमीर से अमीर, ताकतवर से ताकतवर देश भी ये नहीं कह सकते हाँ मैं युद्ध करूंगा तो ये मेरा अधिकार है, ताकतवर वो कारण बताएगा, उसको बहाने से करने की कोशिश करेगा, इसने ही गलती कर दी, इसने हमारे प्रसाद ये कर दिया, यानी किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराएगी। ये देखिए कि मैं अपनी महत्वाकांक्षा जारी करता हूं, क्यों ऐसा हो गया? क्यों आज आप न्याय की कल्पना जो किसी जमाने में दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख थी, कि आज आप उसको स्वीकार कर रहे हैं? तो नहीं स्वीकार करेंगे, बात हुई। ये इसलिए हम नहीं स्वीकार करते क्योंकि मानव चेतना में जो परिवर्तन हुआ है, जो विकास हुआ है, उसके अंदर जो उसकी सृजनात्मकता के दो आयाम हुए हैं, उन्होंने हमको ये समझाया है कि ये गलत है, पहले हम उसको गलती मान लेते। तो सवाल इसलिए सिर्फ इस बात का होता है कि आप अपने मनुष्य की चेतना के विकास में आप कितना सहयोग करते हैं, और ये विकास की प्रक्रिया में साथ होना है। देखिए, ये क्या होता है कि आप किसी चीज को एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसके साथ होकर के, और उसका प्रतिरोध भी कर सकते हैं। आप एक्सेलरेट करने के लिए, उसको और अधिक प्रेरित आगे बढ़ाने के लिए आपका साहित्य, आपकी कलाएं, जितने भी काम है, मैं तो मानता हूँ जीवन का प्रत्येक कर्म में आप सृजनात्मक हैं। परिवार को पालने से हर जगह सृजनात्मक होता है। इस सृजनात्मक का आयाम कहीं किसी का सर्किल होता है, किसी का लिमिट होता है, किसी का व्यापक होता है, किसी का एक क्षेत्र में होता है, किसी एक से ज्यादा क्षेत्र में होता है। पर ये मैं तो बात तो बड़ी महत्वपूर्ण थी, पर थोड़ी सी मेरी असर होती है कि ये आवश्यक नहीं है कि आप उस तरह का जीवन जीने पर ही उन मूल्यों
एक बहुत अच्छी बात है, उसको बुरा बात नहीं। लेकिन जैसे आपने कबीर का उदाहरण दिया, ठीक है, टैगोर के बारे में क्या है? नहीं, टैगोर में बेईमानी का जीवन नहीं, बेईमानी का जीवन नहीं था, मैं नहीं, लेकिन जीवन बड़ा आरामदायक था। आरामदायक से नहीं है। नहीं, आरामदायक ही था, कोई और उन्होंने समर्थन नहीं किया अंग्रेजों को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने समर्थन किया, और आप मेरी बात गलत समझते हैं। मैं कह रहा हूँ उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो ऐसा नहीं था जैसा कबीर का। वो तो कहते हैं वो पैसे वाले बाबू से हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो नहीं था कैसे होता का सवाल नहीं, होता के दिन का लोग नहीं था, जब नहीं था उसके बाद में मूल्य वही हुई, उसके बाद में ये लोग तो इसको इतना हमको नहीं मतलब लिमिट करना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसके बिना भी हो सकता है। मतलब नहीं है। वो किसी के जीवन में होगा, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। और सवाल भी लेने